Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा. So अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ what is force and all the laws of Newton, that is Newton's first law, second law, third law. After that I discussed with you that concept of conservation of linear momentum. तो बेटा ये सारे का सारा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है ये तब तक इनकम्प्लीट कहलाएगा जब तक हम इसके न्यूमेरिकल्स ना कर लें. सो टुडे इन दिस वीडियो दिस इज डेडिकेटेड फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली. जो आपके बैक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं अराउंड 22 न्यूमेरिकल्स हैं तो वो मैं आपके साथ सारे अभी डिस्कस करूंगा. पॉइंट इज कि इस वीडियो को अभी देखना स्टार्ट करने से पहले जैसे ही मैं इसके सॉल्यूशंस लगाना यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, मेक श्योर आप एक बार इनको कम से कम एक बार आपने खुद इन सब क्वेश्चंस को ट्राई किया हो. अगर आप इनको खुद एक बार ट्राई कर लोगे देन योर लर्निंग विल बी वेरी मच यू कैन से बेटर. आपको बहुत नए पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे. पर अगर आप फ्रेश स्टार्ट यहीं पे कर रहे हो तो इतना अच्छा आपको लर्निंग नहीं हो पाई, क्योंकि मैं करता जाऊंगा आप नोट करते जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है. पहले खुद करो, क्वेश्चन ट्राई करो, फंसो किसी स्टेप में, जब फंस जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे निकालने के लिए. तो आप उसको यहाँ पे टैली कर सकते हो तो वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी ज़्यादा. ठीक है जी, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेट मी रीड दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. मैं यहाँ पे ना स्टेटमेंट लिख देता हूँ ये जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. तो स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे जो लिखी हुई है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट experiences a net zero unbalanced force. Is it possible for object to be traveling with non-zero वेलोसिटी? पूछ रहा है यस या नो. ये क्वेश्चन है आपका. अब इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. तो इसमें ना बेटा आपको एक दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे. यहाँ पे लिखा है कि उसके ऊपर नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही है. ये तो कंफर्म है. तो क्या ऐसे केस में क्या ये पॉसिबल है कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी से चल पाए? नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? इट हैज सम वैल्यू. तो क्वेश्चन को अगर मैं और सिंपलीफाई करूं तो वो ये पूछ रहा है, अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स जो नेट लग रही है वो जीरो है, मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी से चले? बिल्कुल. अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने शुरू में चलाने के लिए फोर्स लगाई और उसने मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन कर ली. अब चला किस पे रहे हैं हम उसको चला रहे हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे. दैट मीन्स फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा नहीं. तो इट इज जस्ट लाइक दैट. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे था, इसको जब मैंने फोर्स लगाई तो इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और एक पॉइंट ऐसा आया जब इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड और मैंने फोर्स को हटा दिया. पहले फोर्स को मैंने लगाया, फिर मैंने इस फोर्स को यहाँ से हटा दिया. अब इसकी स्पीड की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर्स पर सेकंड. अब बाहर से जो फ्रिक्शन है वो तो कोई लग नहीं रही क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है. तो फ्रिक्शन कितनी हो गई? जीरो. तो ये कंडीशन मैंने पूरी कर दी, नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो हो गई. अब क्या ये किसी वेलोसिटी से चल रही है? बिल्कुल चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड. दैट मीन्स इसका आंसर यस होगा. अब क्या मुझे कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेकर ताकि ये वाली चीज़
ओके रहे, मतलब सेटिस्फाइड रहे, बिल्कुल। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा वो 20 ही रहना चाहिए और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम ही रहनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर चेंज हुआ दैट मीन्स बाहर से कोई नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स लगी। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब क्या होता है वेलोसिटी का? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन करवाती है? फोर्स। पर उस फोर्स को तो हमने क्या मानना है यहाँ पे? नेट जीरो। दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन भी मुझे यही रखनी है। आप बोलोगे सर 20 से चलते रहने देते हैं, डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स ही लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स याद है आपको, जो मैंने सर्कुलर मोशन में बताया था आपको कि हर पॉइंट पे वो मुड़ रही है तो अंदर वाली तरफ एक फोर्स लगती है। तो डायरेक्शन को चेंज करने में भी फोर्स का रोल होता है। सो दैट मीन्स मुझे इस केस में इसका मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रखनी पड़ेगी? दोनों की दोनों सेम रखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या बना अब क्वेश्चन का? क्वेश्चन का आंसर ये बना, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। क्वेश्चन ये था, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? यस, it is possible when an object at rest is initially moved by applying external force on frictionless surface in a straight line, then it acquires some velocity at a particular point। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि अगर मेरे यस इट इज पॉसिबल, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है और इनिशियली मैंने उसको चलाना स्टार्ट किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, कैसे सरफेस पे? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो एक वेलोसिटी एक्वायर करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके। Now, if force is removed, it continues to move with same magnitude and in same direction। ठीक है जी। तो अगर किसी पॉइंट में मैं फोर्स को रिमूव कर दूंगा तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी वहां उस पॉइंट से लेके आगे तक सेम वेलोसिटी से, मतलब सेम मैग्नीट्यूड से एंड इन द सेम डायरेक्शन। सिंस नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज जीरो, net unbalanced force is zero, so neither magnitude nor direction will change। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ना ही जो डायरेक्शन है वो क्या करेगी? चेंज करेगी। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज दैट आंसर जो मैंने आपको अभी समझाया है ना, इसका आंसर उसको मैंने एक पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो बॉडी आपकी किसी एक नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करती रहे। येस इट इज पॉसिबल एंड दिस इज दैट आंसर। जस्ट नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 2, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। क्या मतलब हुआ इसका?
इसमें वो ये बोल रहा है कि मैंने एक ऐसे कारपेट उठाया, ऐसे उठाया और उसको एक स्टिक से ऐसे मारना स्टार्ट किया तो डस्ट जो है वो बाहर आ जाती है। अच्छा, इसके पीछे वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, इज देयर एनी फिनोमिना, इज देयर एनी प्रोसेस, इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स विच इज इन्वॉल्व? यस, सर्टेनली इट इज इन्वॉल्व। जब मैंने कारपेट को ऐसे उठाया, अभी स्टिक से मारना नहीं स्टार्ट किया, जब मैंने सिर्फ उठाया उसको, तो कारपेट और उसके अंदर जो डस्ट फंसी हुई है वो दोनों के दोनों रेस्ट में। ऑब्वियसली मैं उनको मूव नहीं करवा रहा हूं, तो वो ऐसे पकड़ा है तो दोनों के दोनों रेस्ट में है। अब कोई भी चीज अगर रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है। क्यों? बिकॉज इट हैज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जब मैंने स्टिक को लेकर कारपेट को बीट करना स्टार्ट किया तो कारपेट जो है वो तो मोशन में आ गया। अब वो तो मोशन में मैं ले आया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, पर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो इस मोशन को रेजिस्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमने मूव नहीं करना है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से दे डू नॉट मूव, रेजिस्ट करते हैं उस चेंज को। तो कारपेट आगे और डस्ट के पार्टिकल्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट डिटैच हो जाते हैं उनसे। सो आंसर इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दिस हैपेंस। तो इसको लिख लेते हैं, कारपेट and dust particles are having inertia of rest when carpet is beaten with stick, comma, the carpet is set into motion whereas dust particles resist this change due to inertia of rest. Full stop. Hence, dust particles in a tendency to remain at rest gets detached from कारपेट। समझ में आ रही है बात? तो जब तक आपने स्टिक से उसको बीट नहीं किया था तब तक कारपेट में लगी हुई डस्ट वो दोनों के दोनों रेस्ट में थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उनके पास। और जैसे ही आपने बीट करना स्टार्ट किया तो कारपेट को तो आप एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की वजह से मोशन में ले आए, बट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे आर इन अ टेंडेंसी टू बी एट रेस्ट ओनली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इस प्रोसेस में वो अलग हो जाते हैं कारपेट से। सो दिस इज दैट आंसर, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप? ऐसा क्यों बोला जाता है कि अगर आपने बस की रूफ पे, बस में ट्रैवल कर रहे हो और बस की रूफ पे आपने कोई सामान रखा हुआ है तो उसको रोप से बांध के रखो उसके ऊपर, अदरवाइज क्या हो जाएगा? यही तो क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज एडवाइज्ड। ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो रूफ के ऊपर सामान रखा हुआ उसको जो रोप है उसके साथ टाई करके रखना चाहिए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व्ड इन दिस। सोचो इसके बारे में, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा ट्रैवल करते हुए, नॉट इवन बस, अगर आप मान लो किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो फैमिली के साथ या किसी के भी साथ, तो उसमें जो आपकी टैक्सी होती है, टैक्सी में ऊपर जो कैरेज होता है, कैरेज में जो सामान रखा जाता है उसको आप टाई करके रखते हो, बांध के रखते हो कैरेज के ऊपर। कैरेज में जो सामान है उसको रस्सी के साथ बांध के आप रखते हो। उसका देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन। ऐसा नहीं है कि वो रस्सी बांधने के बाद बहुत सुंदर दिखता है लगेज या बस की जो लुक है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, ये रीजन नहीं है उसका। तो रीजन क्या है? यू रिमेंबर मैंने जब आपको बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन,
जब मैं बस में बैठा हुआ हूँ और बस एकदम से चलती है तो मैं पीछे को जाता हूँ, और जब बस बहुत तेज़ चल रही है और एकदम से ब्रेक लगती है तो मैं आगे को जाता हूँ। अगर मैं आगे को जाता हूँ तो बेटा लगेज भी तो आगे को जाएगा, आगे को जाएगा तो वो गिर जाएगा। मैं तो सीट पे बैठा हूँ, खुद को ऐसे रोक लेता हूँ, पर लगेज कैसे रोकेगा? बस तेज़ चल रही है, एकदम से ब्रेक लगेगी, वो पता लगे लगेज ऊपर से ऐसे आगे जाके बस के आगे नीचे आ गया, रोप से बांध के रखोगे तो वहीं पे टिका रहेगा। अब पॉइंट इज, फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे आंसर दोगे? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ दैट लगेज टू कम फॉरवर्ड व्हेन द बस एट हाई स्पीड सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स। और यू कैन से जब रुकी हुई बस एकदम से चलना स्टार्ट करे तब भी चांसेस होती हैं कि वो पीछे गिर जाए, तो इसलिए रोप के साथ उसको बांध के आपको रखना चाहिए। इसको रिलेट करो आप एग्जाम्पल के साथ, विच आई एक्सप्लेन्ड टू यू, लाइक व्हेन वी आर सिटिंग इन अ बस वी मूव, वी फॉल फॉरवर्ड एंड वी फॉल बैकवर्ड। समझ में आ रही है बात? ओके, सो when a stationary bus suddenly moves, there is a tendency of luggage to fall backward ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, कौन सा, रेस्ट या मोशन? रेस्ट, क्योंकि रेस्ट पे थी ना पहले लगेज, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ लगेज। व्हेन अ बस मूविंग विद हाई वेलोसिटी suddenly applies brakes, there is a tendency of luggage to fall forward. So when a bus moving with high velocity suddenly applies the brakes, एकदम से अगर बहुत तेज बस जो चल रही है उसने ब्रेक लगाई तो टेंडेंसी है उस लगेज की टू फॉल फॉरवर्ड, देयर इज टेंडेंसी ऑफ लगेज टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू, क्यों, किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ लगेज। हेंस to prevent this forward and backward fall, it is advised to tie the luggage on the roof of bus. I hope you have understood now. समझना है पहले आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक बहुत तेज चलती हुई बस रुकेगी तो आगे को जाएगा लगेज, अगर रुकी हुई बस एकदम से आगे को चलेगी तो पीछे जाएगा लगेज। रीजन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। जस्ट राइट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहा हूं अब मैं। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज, बॉल रुक गई, क्यों? 4 ऑप्शंस दिए हैं। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, velocity is proportional to the force exerted on the ball, there is a force on the ball opposing the motion, there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest। समझ में आ रही है बात? सो अब सिचुएशन ये है कि क्रिकेट मैच चल रहा है, बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट किया
जो कि ग्राउंड पे रोल कर रही है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो बॉल रुक गई, ऐसा क्यों हुआ, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। चारों ऑप्शंस में यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हर एक ऑप्शन को और फिर देखेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला है बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ। बी, velocity is proportional to the force exerted on ball. There is a force on the ball opposing motion. D part, there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. चेक करते हैं सारे के सारे ऑप्शंस। सिचुएशन समझ गए? बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, बॉल जो है ग्राउंड पे रोल कर रही है और एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा इसलिए हुआ कि बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ? अगर वो और ज्यादा हार्ड हिट भी करता तब भी यही होता, बॉल के साथ बॉल रुकती कहीं ना कहीं जाके। अगर बैट्समैन और ज्यादा हार्ड हिट करता बॉल को तब भी ग्राउंड पे रोल करते हुए वो कहीं ना कहीं रुकती जाके, हाँ थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती, बस ये फर्क होता। तो रुकने का रीजन ये है, ये गलत हो गया, ये गलत है। सेकंड, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, कि अगर मैं कम फोर्स लगाता हूं तो कम वेलोसिटी अटेन होती है, अगर ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो ज्यादा वेलोसिटी अटेन होती है। ये लाइन तो सही है, लाइन गलत नहीं है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, पर बॉल रुकी इसलिए क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, ये रीजन गलत है। समझ रहे हो? वैसे तो जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, उतनी ज्यादा वेलोसिटी में चेंज, उतनी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी अटेन होती है वो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल पे प्रोपोर्शनल तो है, बट ये रीजन है बॉल के रुकने का, ये गलत है। रुकी क्यों? रुकी इसलिए क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। जब ग्राउंड पे बॉल चल रही है, रोल कर रही है, तो उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो उसके मोशन को अपोज कर रही है, यही रीजन है। और उस फोर्स का नाम, इफ यू रिमेंबर दैट, मैंने आपको बताया था, जो कि इस मोशन को अपोज करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। एमी, अब वो बोल रहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रही बॉल पे, दैट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। और अगर ऐसा हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो जिस वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड पे रोल करना स्टार्ट करती है वो बिना रुके उसी से करती रहेगी हमेशा, अनलेस आप ना उसको रोक लो, खुद कभी नहीं रुकेगी अगर ये कंडीशन होती। तो अगर नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगी रेस्ट में आना, वो तो वैसे ही चलती रहेगी। तो ये सरासर गलत स्टेटमेंट है। सो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा दैट इज ऑप्शन सी। तो मैंने चारों आपके साथ स्टेटमेंट्स डिस्कस किए हैं। नाउ यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि इसका आंसर सी है और ए बी डी क्यों नहीं है, राइट? सो जस्ट राइट इट डाउन, लिख लो इसको। चलो अब मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ सो दैट वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
लेट मी रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या बोल रहा है वो? अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक ट्रक ने स्टार्ट किया, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। तो इसकी मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ। कोई हिल है यहाँ पे ऐसे, तो एक ट्रक है यहाँ पे ऐसे, ये उसने नीचे को आना स्टार्ट किया, रेस्ट पे था वो पहले। तो अगर वो रेस्ट पे था तो रेस्ट से मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी 0। और क्या बोल रहा है वो आगे? रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट है, पर कितनी है पता नहीं। इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 400 मीटर का, कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है जी। फोर्स आपको बतानी है ट्रक पे लगने वाली, और मास ऑफ ट्रक आपको दे रखा है 7 टन्स, और 1 टन्स 1000 kg, तो 7 टन्स इज 7000 kg। तो ये चीजें आपको यहां पे कैलकुलेट करनी है। फाइन, चलो ट्राई करते हैं इसको करने की। अब मुझे ए निकालना है। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो ट्रक है यहां से नीचे आना स्टार्ट करता है, ट्रक जो है टॉप हिल से नीचे आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है देन आई कैन यूज दोज 3 इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मेरे पास 3 इक्वेशंस थी, वो 3 इक्वेशंस कब यूज करनी है मैंने आपको बताया था, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पे लेट मी जस्ट यूज दोज इक्वेशन। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो मुझे पता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। S कितना है? 400, U कितना है? 0, टाइम कितना है? 20 प्लस हाफ इंटू A कितना है पता नहीं, T कितना है? 20 का स्क्वायर। तो 400 इज इक्वल टू 0 प्लस A अपॉन 2 इंटू 400। तो 400 इज इक्वल टू 200 से जाएगा, 0 ऐसे गया, तो A इंटू 200, तो 400 अपॉन 200 इज इक्वल टू A। तो यहां से A आ गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई बात समझ में? और अगर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई है तो फोर्स मैं निकाल सकता हूं। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मुझे पता है ट्रक का कितना है, 7000, और एक्सेलरेशन कितनी है ट्रक की? 2। सो दैट इज 14,000 न्यूटन, या इसको हम 14 किलो न्यूटन भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है देयर इज अ वे टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल। आपको क्वेश्चन को रीड करके हर एक वैल्यू को लिख लेना है, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट चेक क्या कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट यू चेक कि मुझे कौन कौन सी यहाँ पे वेरिएबल्स दे रखे हैं और मुझे कौन सी क्वेश्चन पता है, अकॉर्डिंगली आपको इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब तो इसको क्लियर कर दूं मैं पहले, फिर क्वेश्चन रीड करते हैं। Question number 6. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? Okay. Let me just write down the values जो मुझे यहाँ पे दे रखी हैं। 6th question. A stone is of 1 kg. मास है स्टोन का 1 kg, इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ
u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनली वो रेस्ट पे आ गया आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, कितना ट्रेवल करने के बाद 50 मीटर्स। और अब वो पूछ रहा है मेरे से कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं पहले क्या हुआ होगा। ये एक फ्रोजन सरफेस है मेरे पास आइस का, मैंने एक स्टोन लिया, उसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका और जो स्टोन है वो यहाँ पर कहीं जाके रुक गया। ये u था 20 मीटर पर सेकंड, और वो है v। अब अगर कोई चलती हुई चीज रुक जाए, फिर से सुनो, अगर कोई चलती हुई चीज रुक जाए दैट मीन्स उसके ऊपर क्या लग रही है, रिटार्डेशन, या उसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई टोल्ड यू एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना। अब वेलोसिटी को चेंज करने का मीनिंग इंक्रीज करना भी हो सकता है, डिक्रीज करना भी हो सकता है। इस केस में मेरी वेलोसिटी 20 से 0 हो गई। अगर मेरी वेलोसिटी 20 से 0 हो गई है सो दैट मीन्स मेरी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन तो लगी, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन लगी या रिटार्डेशन लगी, और ऑब्वियस सी बात है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी होगी। अगर मैं यहाँ रास्ते में कोई ऐसे बनाता हूँ मेरा स्टोन, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ऐसे पीछे को लग रही है इस केस में ऐसे, और यही मेरी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है जिसने इसको रोक दिया, फ्रिक्शन फोर्स। अब एक्चुअली नॉर्मल अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे स्टोन का मास पता लग जाए और स्टोन पे लगने वाली नेगेटिव एक्सेलरेशन पता लग जाए तो मैं ये फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकता हूं। क्या मुझे स्टोन का मास पता है? बिल्कुल पता है। क्या मुझे इस स्टोन पे लगने वाली नेगेटिव एक्सेलरेशन पता है? नहीं पता, निकाल लेते हैं। तो मेरे पास u है, v है, s है। तो यहां से आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फाइनली रुक गई। इनिशियली 20 से चल रही थी, प्लस 2a कितना चल के रुकी, 50। नाउ दिस विल बी माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 50 होता है 100 इंटू a। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो यहां पर निकल के आती है एक्सेलरेशन मेरी, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस अपने आप में मुझे यह बता रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास 1, यहां पे लिख देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 इंटू -4, दैट इज -4 न्यूटन, -4 न्यूटन। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई? इसकी इंटरप्रिटेशन हुई कि फोर्स लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन। माइनस का मीनिंग क्या है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तभी तो बॉडी एक पॉइंट पे जाके रुकेगी। तो आंसर इसका क्या आएगा, -4 न्यूटन। नोट डाउन करो इसको, डन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। रीड कर रहा हूं मैं। a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate net accelerating force, acceleration of the train, force of wagon 1 on wagon 2. ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो डायग्राम इज लाइक दिस। एक इंजन है सबसे आगे,
इसको मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ, सुंदर बनेगा। ट्रेन बनाएंगे अभी यहाँ पे हम ब्लू पेन से। ये तो है बेटा इंजन, लाइक दिस। अब इसके पीछे ये एक पटरी पर चल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। लाइक दिस, क्लियर। अब इसके पीछे लगे हैं ये वेगन्स। एक, दो, तीन, आ जाएंगे पांच। बड़ा साइज बना दिया यहाँ पे मैंने, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। वन, टू, थ्री, फोर, एंड लास्ट में वेगन हमने बनाया यहाँ पे फाइव। This is vegan 1, vegan 2, vegan 3, vegan 4, vegan 5। ये है मेरा इंजन। चलो ये बना दिया मैंने अब डायग्राम। अब क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। अब क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे क्या गिवन है, इंजन का जो मास है दैट इज 8000, मास ऑफ इंजन 8000 kg। फिर दिया हुआ है 5 वेगन्स हैं, मास ऑफ ईच वेगन 2000 kg। ठीक है जी। अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक चल रहे हैं इधर को। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। अब ऑब्वियसली बात है, ये पीछे जो 5 डब्बे लगाए हुए हैं, वेगन्स लगाए हुए हैं, इनको चलाने के लिए इंजन ही फोर्स लगाएगा। तो फोर्स बाय इंजन इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन। और ये जिस ट्रैक पे चल रहे हैं फ्रिक्शन लगाएगा, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लगेगी, 5000 न्यूटन क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो ये तो हमें वैल्यूज दे दी। अब वो ए पार्ट मेरे से पूछ रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, बी पार्ट मेरे से वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, और सी पार्ट वो मेरे से पूछ रहा है फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। करें जी अब इसको सॉल्व। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, इस पूरी की पूरी जो ट्रेन है इसको चलाने वाली नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन सी है। नेट का मतलब है जो सच में इस डायरेक्शन में काम कर रही है, क्योंकि मेरी ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में खींचने वाली नेट फोर्स कितनी है। देखो इंजन ने जब फोर्स लगाई 40,000, वो किस डायरेक्शन में लगाई, इसी डायरेक्शन में। जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो किधर को लगेगी, अपोज करेगी मोशन को।
सो दैट मीन्स 40,000 की फोर्स इंजन खुद से लगा रहा है, पर उसको 5,000 कुर्बान करनी पड़ रही है फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन अपना खर्चा पानी मांगती है। जो फ्रिक्शन है वो अपना एक्सपेंडिचर लेगी। तो अगर 40,000 रुपए थे जिसको लेकर इन सबको चलना था, तो 5,000 जो है वो आपको फ्रिक्शन का पेमेंट करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो फीस देनी पड़ेगी फ्रिक्शन को। 5,000 ट्रैक पे चलने की फीस है, ये 5,000 देने ही देने हैं फ्रिक्शन को। सो 40,000 न्यूटन की फोर्स अगर इंजन लगा पा रहा है, तो उसमें से 5,000 वेस्ट जा रही है फ्रिक्शन में। तो नेट जो इस पूरी ट्रेन को इस डायरेक्शन में खींच रही है फोर्स, दैट इज 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। समझ में आ गया? अब वो पूछ रहा है ट्रेन की एक्सेलरेशन बताओ। अब ट्रेन की एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या पता है? हमें पता है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बेसिक सा फॉर्मूला मुझे पता है कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स पता लग जाए और उस ऑब्जेक्ट का मुझे मास पता लग जाए, तो मैं उसकी एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। बिल्कुल। अब यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पूरी की पूरी ट्रेन है, तो ट्रेन पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी है जो उसको उधर को खींच रही है? 35,000 न्यूटन। सो एफ की जगह लिखता हूं मैं 35,000 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह मास ऑफ ट्रेन रखोगे। मास ऑफ ट्रेन पूरा कितना होगा? 8,000 तो इंजन का हो गया, 5 वेगन लगे हैं, एक वेगन हो गया 2,000 का। तो मास ऑफ ट्रेन अगर यहां पे मैं कैलकुलेट करूं, दैट इज इक्वल टू 8,000 प्लस 5 इंटू 2,000, दैट इज इक्वल टू 18,000 kg। सो मास की जगह आएगा 18,000 kg इंटू एक्सेलरेशन। यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से ए आएगा आपका, ये जीरो तो गए कैंसल, 35/18। अब देखो 18 2 36 होता है, तो ये 35 है, दैट मीन्स 1.9 समथिंग करके आंसर आएगा। पर हम इसको एग्जैक्टली कर लेते हैं सॉल्व। 18 और 35, 18 1 जा 18 जाएगा, ये 7 17 170 पॉइंट, और अब जाएगा 18 9 जा, 18 9 जा कितना होता है? 9 8 जा 72 162 162, 18 9 जा, तो कितने बचे पीछे? 8 80, और 18 4 जा होता है 72, फिर 80, 18 4 जा 72, तो 1.944। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो मैं निकाल सकता हूँ कितनी आएगी? इट इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। 1 देखो, इंजन तो सभी को खींच रहा है, 1 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है? अब आप ये समझो कि 1 की जगह आप हो, मतलब मैंने इंजन को हटा दिया, वेगन 1 को हटा दिया और आपको खड़ा कर दिया यहां पे, ये वाला रोप पकड़ा दिया मैंने आपको, और मैंने बोला कि इसको खींचो। तो जिस फोर्स से आप खींचोगे ये वही वाली फोर्स है जो आप वेगन 2 पे लगा रहे हो, बट प्रैक्टिकली आप ये जो फोर्स लगा रहे हो ये 2 3 4 5 सभी पे लगा रहे हो, क्योंकि 2 3 4 5 अटैच्ड हैं। तो आप जब 2 पे निकालने वाली फोर्स निकालोगे तो वो एक्चुअली आप इन चारों पर लगा रहे हो। बात आ रही है समझ में? अब एक चीज तो मेरी फिक्स हो गई कि एक्सेलरेशन अगर मेरी ट्रेन की 1.94 आ गई, इसका मतलब है चाहे मैं एक इंजन की बात करूं या पूरी ट्रेन की बात करूं या सिर्फ वेगन 1 की बात करूं या सिर्फ वेगन 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, 4 की बात करूं, 5 की बात करूं या किसी भी 2 वेगन्स की बात करूं, मतलब इस ट्रेन का हर एक पार्ट कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? 1.94 से। तो अगर मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए कि इस पूरी ट्रेन में इंजन और वेगन 1 नहीं है, तो 4 वेगन्स बचे पीछे, इन सब की एक्सेलरेशन कितनी है? 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन सब का मास कितना है? 2000 2000 2000 2000, 4 वेगन्स हैं 8000, तो इनके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन लगा रहा है ये वाली फोर्स? दैट इज वेगन 1। किस पे? वेगन 2 पे। F
ऑफ वेगन 1 ऑन 2, फोर्स यहाँ पे इसको पूरा लिख देते हैं, F ऑन 2 बाय 1 इज इक्वल टू मास ऑफ वेगन 2, 3, 4, 5 इनटू एक्सेलरेशन। और मैंने आपको बताया जो पूरी ट्रेन की एक्सेलरेशन है वो हर एक कंपोनेंट की एक्सेलरेशन है। तो इन चारों का कितना हो जाएगा मास, 4 इंटू 2000 इंटू 1.94, सो दिस विल बी 8000 इंटू 1.94। अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा 100, 0, सो दिस विल बी 80 इंटू 194। और 194 इंटू 8 देखें कितना होता है, 194 इंटू 8, 8 4 32, 9 8 72, 75, 8 7 15, 1552 और एक 0 भी आएगा साथ में। दिस मच ऑफ न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वेगन 1 ऑन वेगन 2। तो बेटा सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको सरल वे में ही समझाऊंगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सरल फिजिक्स। So each and every part will be made clear to you in a सरल way. So just make sure आप इन सब का solution है नोट डाउन कर रहे हो और सारे क्वेश्चन आपने खुद एक बार पहले जरूर लगाए हैं। फाइन, जस्ट नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम करना सॉल्व करेंगे। बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। जितनी ज़्यादा बार मेरी वीडियो देखोगे हर बार आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। चाहे इसको ट्राई करके देख लेना। आपने एक बार वीडियो को सुना मेरी, उसके बाद फिर से देखना। जब अगली बार जब आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये भी बताया था तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया लास्ट टाइम। सो लर्निंग इज़ लाइक दैट ओनली। चलो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 8 करना है ना, हाँ इसको रीड कर लेते हैं पहले। अब एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक व्हीकल है मेरे पास, लाइन जो है सीधी बन जाए तो मज़ा आ जाए। ये तो अब मेरे पास एक व्हीकल है, रोड पे चल रहा है और व्हीकल का मास है 1500 kg। मैं चाहता हूं कि ये व्हीकल यहां पे जाके कहीं पे रुक जाए, यहां पे आके वो रेस्ट पे आ जाए। और कितनी नेगेटिव एक्सेलरेशन लगे इसके ऊपर, -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। तो बताओ कितनी फोर्स हो व्हीकल और रोड के बीच में। अब एक बात आप मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी फोर्स है व्हीकल और रोड के बीच में जो इसको रोकेगी, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब मुझे मास पता है 1500 kg, मुझे एक्सेलरेशन पता है पर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब भी लिखी जाए तो एक बात समझ आया करो कि वेलोसिटी ने डिक्रीज ही होना है और बॉडी रुक जाएगी कभी ना कभी जाके। तो फोर्स बिटवीन व्हीकल and road is the force of friction due to which vehicle stops, and that force is calculated as mass into acceleration. Mass is 1500 into -1.7। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1500 -1500 इधर आ जाएगा वो, इंटू 17/10। तो -150 इंटू 17 करना है हमें।
17 इंटू 15 करें, 17 5 85 होता है, 7 5 8 प्लस 7 15, so this is minus 2550 Newton. This force is required between the vehicle and the road so that जो व्हीकल है आपका वो माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डिसेलरेशन के साथ क्या कर जाए, रुक जाए. जस्ट नोट इट डाउन. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं फिर अब हम. क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बेटा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे मोमेंटम पूछ रहा है ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है, वेलोसिटी v है. ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? एक दे रखा है mv का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है आपको mv स्क्वायर, सी ऑप्शन आपको दे रखा है हाफ mv स्क्वायर और डी ऑप्शन आपको दे रखा है m इंटू वी. तो क्या लगता है आपको इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? जस्ट थिंक ओवर इट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज mv. जो लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. बहुत डिटेल में मैंने ये आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. 10th देखते हैं क्वेश्चन. यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एक वुडन कैबिनेट है. ये फ्लोर है मेरे पास और मेरे पास एक वुडन कैबिनेट है. मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं 200 न्यूटन का. अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं 200 न्यूटन का तो ये तो पक्की बात है कि फोर्स लगाने पर ये एक्सेलरेट करेगा, पर मैं चाहता हूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे. ये मेरी रिक्वायरमेंट है. ये कैसी रिक्वायरमेंट है? सर फोर्स भी लगा रहे हो और बोल रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी भी रहे. बिल्कुल हो सकता है. फ्लोर रेजिस्ट भी तो करेगा, जो फ्लोर है वो रेजिस्टेंस भी देगा. तो अगर मैं किसी तरीके से 200 न्यूटन को बैलेंस कर दूं, तो बैलेंस करने का मीनिंग क्या होता है? अगर 200 न्यूटन इधर को लग रहा है तो किसी तरीके से अगर मैं 200 रिवर्स डायरेक्शन में लगा दूं तो वो बैलेंस हो जाएगा और वही तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स होती है. तो ये अगर मेरी फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग जाए तो ये 200 और 200 का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी. समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे लिखा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? तो समझ में आ रही है बात? तो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्सर्ट की जाएगी दैट विल बी 200 न्यूटन ओनली. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा कि आपने इसको बेसिकली शुरू में चलाना स्टार्ट किया. जब चलाना स्टार्ट किया आपने तो इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली. जब वेलोसिटी एक्वायर कर ली देन फ्रिक्शन फोर्स 200 की और उसने उसको बैलेंस किया, हेंस इट मूव्स विद दैट कांस्टेंट वेलोसिटी. तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑपोजिट टू मोशन. जस्ट नोट इट डाउन. 11th क्वेश्चन देखते हैं. Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after the collision? तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं 1.5 kg के
दोनों 2.5 से चल रहे हैं सेम स्ट्रेट लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपको कंबाइंड ऑब्जेक्ट की बतानी है क्या वेलोसिटी होगी। तो सिचुएशन इज लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है जो कि 2.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसका मास कितना है 1.5 kg। एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे ऐसे, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसके 2.5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है और इसकी स्पीड कितनी है 1.5 kg। समझ में आ रही है बात? तो 1.5 kg 1.5 kg 2.5 इधर को 2.5 इधर को चल रहा है। फिर ये क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे। जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा मुझे नहीं पता, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर मैं अज्यूम करूं, इसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट 1, इसको बोलता हूं मैं ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 मेक वन सिस्टम। जो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल सिस्टम बनाते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कितना होता है m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं ये m1 है, इसको अज्यूम कर लेते हैं ये m2 है, ये हो जाएगा आपका u1 और ये हो जाएगा आपका u2। अब m1 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू u1 की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1.5। और u2 की वैल्यू कितनी है 2.5 नहीं लेना इसको माइनस 2.5 लेना है। बेटा एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ें मूव कर रही हैं और आप वेलोसिटी उसकी कंसिडर कर रहे हो तो एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है और जिसको आप पॉजिटिव मानोगे उसके ऑपोजिट वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, टूवर्ड्स राइट जो आपकी डायरेक्शन होती है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। नॉर्मली हम ऐसे ही चलते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको नेगेटिव इसको भी पॉजिटिव मान सकते हो, पर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानना है। यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव मानना है, तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका 0। अगर इनिशियल मोमेंटम आपका 0 हो गया तो फाइनल मोमेंटम भी आपका क्या होगा 0। रीजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि जब ये दोनों बॉल्स चल रही हैं तो बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। इट इज जस्ट लाइक इनको आपने किसी बॉक्स में डाल दिया तो बॉक्स के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, बॉक्स के ऊपर बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0। अब फाइनल मोमेंटम जब हुआ तो इन दोनों के मासेस जो हैं वो आप कंबाइन कर दोगे क्योंकि स्टिक कर गए, और मुझे इनकी वेलोसिटी निकालनी थी और वो किस डायरेक्शन में थी मुझे नहीं पता, तो मैं कोई भी डायरेक्शन ले सकता हूँ। यहाँ पे इनकी वेलोसिटी ले लेते हैं v कॉमन, और साइन मुझे बता देता कि किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये 0 ना होता, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू आती, तो मैं यहाँ पे क्या करता, फाइनल मोमेंटम को m1 प्लस m2 इंटू v ले लेता। तो v की वैल्यू अगर प्लस आती तो मुझे पता लग जाता वो इधर को जा रहे हैं इकट्ठे, अगर माइनस आता तो इधर को, पर यहाँ पर तो ये 0 ही हो गया। और m1 प्लस m2 कितना है 3 kg,
So 3v is equal to 0. It implies v is equal to 0. तो और वो पूछ रहा है आपसे कि what they will do, they will come to rest. So both objects come to rest. समझ में आ रही है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम. मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट करता हूँ जरा. तो बेटा जब भी न्यूमेरिकल करो ना फिजिक्स के, पूरी फील के साथ करने हैं आपको, कि फील करो वो एक्चुअली हो क्या रहा है, समझ में आना चाहिए आपको कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर अभी हम करेंगे नेक्स्ट जो डिस्कस, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो, दिमाग लगेगा उसमें, तो लगाते हैं दिमाग, तो दिमाग ही तो लगा रहे हैं इतने टाइम से. चलो क्वेश्चन नंबर 12. यहां पर मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं पहले. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. यही है न्यूटन का थर्ड लॉ. इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite equivalent forces cancel each other. Comment on this logic and explain why truck does not move. तो अब हुआ क्या, रोड पे एक ट्रक यहां पे ऐसे खड़ा हुआ है और कोई ऐसे पीछे से, मान लो ये चिंटू है, चिंटू पीछे से ट्रक को धक्का लगा रहा है. अब चिंटू ने पढ़ा था न्यूटन का थर्ड लॉ. चिंटू ने ये पढ़ा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो उसने ये समझा कि मैंने ट्रक पे एक्शन किया और ट्रक ने रिएक्शन दिया, एक्शन रिएक्शन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इसलिए ट्रक मूव नहीं किया. अब ये क्या लॉजिक उसका सही है? उसका पार्शियली स्टेटमेंट करेक्ट है. देखो टू द एक्शन डन ऑन द ट्रक, ट्रक गिव्स द रिएक्शन, but action and reaction act on different bodies. That is, action is on truck and reaction is on person. तो इट इज जस्ट लाइक इस चिंटू के ऊपर रिएक्शन हो रहा है और ट्रक के ऊपर एक्शन हो रहा है. तो जब दो फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं, तो अलग अलग बॉडी पे लगने वाली फोर्स क्या एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है? नहीं, कैंसिल वही करेगी ना जो सेम बॉडी पे लग रही हैं. तो एक्शन को रिएक्शन तो मिला, ये तो बात सही थी चिंटू की, पर उसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये गलत है. तो करेक्ट लॉजिक क्या है? सो ट्रक डज नॉट मूव. ट्रक मूव क्यों नहीं करता? बिकॉज फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन, जो कि एक्शन था उसका, इज लेस देन, या हम इसको बोल सकते हैं इज नॉट एनफ टू ओवरकम फ्रिक्शन between truck
एंड रोड। तो ट्रक चला क्यों नहीं? फिर ट्रक इसलिए नहीं चला क्योंकि जिस ताकत से वो उसको पुश कर रहा है, वो जो फोर्स है, उसकी ताकत है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाई, हेंस जो ट्रक है वो मूव नहीं किया। ये करेक्ट लॉजिक है। एक्शन रिएक्शन वाला आपको ऐसे समझना है कि डिफरेंट बॉडीज पे तो कैंसल नहीं करेंगे, जस्ट नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करता हूं मैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, 200 ग्राम की एक बॉल है हॉकी की, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो इस क्वेश्चन में एक बॉल है हॉकी की, और वो हॉकी की बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है। कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये 200 ग्राम है इसका मास हॉकी बॉल का। अब क्या हुआ, रास्ते में किसी ने स्टिक का यूज किया और इस बॉल को मार के उसी ओरिजिनल पाथ पे भेज दिया 5 मीटर पर सेकेंड से। यही लिखा है ना इसमें, स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ 5। अब बताना है मोमेंटम में कितना चेंज आया इस फोर्स से जो कि इस हॉकी स्टिक ने लगाई बॉल के ऊपर, ये बताना है आपको क्वेश्चन। चलो करते हैं इसको सॉल्व। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी फोर्स लगाई जाती है किसी भी बॉडी पे, न्यूटन का सेकंड लॉ देखो, जितनी फोर्स लगाई जाएगी दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ we know externally applied unbalanced force is responsible for the rate of change of momentum of body on which force is applied। अब यहां पे बॉडी कौन है? मेरी बॉल, जिसके ऊपर फोर्स किसने लगाई? स्टिक ने। तो उससे उसका क्या होगा? मोमेंटम चेंज। अब मेरे को सिर्फ यहां पे डेल्टा पी निकालना है, मोमेंटम में चेंज निकालना है, और डेल्टा पी होता है आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब मैंने आपको बताया था जब भी मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक चीज को पॉजिटिव मान लेना, एक को नेगेटिव। मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब m इंटू वी, m कितना है मेरा? 200 ग्राम, इसको अपॉन 1000 करेंगे तो 0.2 kg आ जाएगा। मास है 0.2,
इंटू v कितना है मेरा 5, पर इसको मैं क्या लूंगा -5। क्यों? क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं। -0.2 इंटू यू इधर को ही था, ये +10 ही लेंगे। सो दिस विल बी -1 -2 -3 kg/s। यहां से क्या पता लगा? ये पता लगा कि मोमेंटम में चेंज कितना आया 3 का। माइनस ने मुझे क्या बताया कि इस डायरेक्शन में आया, क्योंकि मैं इसको नेगेटिव मान रहा हूं। दैट मीन्स 3 kg/s मोमेंटम चेंज टेक्स प्लेस इन लेफ्ट डायरेक्शन। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी देने के लिए। यहां पर तो मैंने इसको पॉजिटिव मानना है, अब मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं यहां पे, तब करें सॉल्व इसको। तो डेल्टा भी यहां पे होगा 0.2। अब इसको पॉजिटिव मानना है मैंने, तो यहां पे 5 को पॉजिटिव लूंगा, -0.2 इंटू इसको नेगेटिव लूंगा मैं, क्योंकि इधर को पॉजिटिव मानना है, तो -10। तो ये बना 1 + 2, दिस इज +3 kg/s। इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम में चेंज कितना आया 3 का, किस डायरेक्शन में? प्लस में, और प्लस क्या है आपकी इधर को, तो ये भी तो है, तो लेफ्ट डायरेक्शन ही। 3 का चेंज किस में आ रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। 3 का चेंज किस में आ रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो प्लस माइनस अपने हाथ में, पर जो जिस डायरेक्शन में काम होना है वो उसी में होना है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव मानोगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा, और इसको नेगेटिव मानोगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट, जस्ट नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब पहले मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. चलो इसकी मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ कुछ यहाँ पे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है, पहले मैं डायग्राम बना दूं। तो डायग्राम कुछ ऐसे है, ये एक बुलेट जा रही है ऐसे, ये एक वुडन ब्लॉक है। तो ये बुलेट जब यहाँ स्ट्राइक करती है तो पेनिट्रेट करते करते यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो कितना पेनिट्रेट कर गई ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ हमें बुलेट के अंदर नहीं दिया हुआ, यही तो कैलकुलेट करना है। और कितने से बुलेट जा रही है? 150 मीटर पर सेकंड से। और क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम की बुलेट है। और कितने टाइम में आ जाती है ये? टाइम कितना लेती है यहाँ पे अंदर घुस के रेस्ट तक आने के लिए? 0.03 सेकेंड्स। एस निकालना है और मुझे फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पे मास ऑफ बुलेट दे रखा है मुझे 10 ग्राम, दैट इज 10/1000, 0.01 kg। यू कितना दे रखा है मुझे? 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जाके रेस्ट पे आ गई है मेरी बुलेट, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v 0 हो जाएगा। और अंदर पेनिट्रेट करने के बाद कितना अंदर गई वो? एस पता नहीं, रुकी कितने टाइम में? 0.03 सेकेंड में। ये दिया मुझे।
और मुझे क्या निकालना है अब, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, पेनिट्रेशन बतानी है मुझे। तो मुझे यहाँ पे एस बताना है और मुझे फोर्स बतानी है कि कितनी लगाई वुडन ब्लॉक में। अब देखो हुआ क्या, जब ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक में एंटर करती है तो ये जो वुडन ब्लॉक है इस बुलेट की वेलोसिटी को कम करना स्टार्ट करता है, तभी तो यहाँ पे आके बुलेट आपकी रुक जाएगी। और वेलोसिटी को कम करने का तरीका होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वुडन ब्लॉक है इस बुलेट के ऊपर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है उसको मैं फोर्स से रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है वो किसकी वजह से आती है, फोर्स की वजह से ही आती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे ही बुलेट ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी तो जो ब्लॉक है इस बुलेट के ऊपर फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये बुलेट यहां पर आके क्या करती है, रुक जाती है। ओके, तो मुझे एस निकालना और एफ निकालना है। एफ का मतलब मुझे ए भी निकालना पड़ेगा, दैट इज द रिटार्डेशन। तो चलो करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं। फाइनली बुलेट रुक गई, कितने से चल रही थी, 150 से, प्लस ए कितने टाइम में रुकी, 0.03 में। तो माइनस 150 इज इक्वल टू 0.03 इंटू ए, तो ए हो जाएगा आपका माइनस 150 अपॉन 0.03 माइनस 150 इंटू 100 अपॉन 3। तो एक्सेलरेशन है माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। तो इसका मतलब है फोर्स exerted by wooden block on bullet is equal to mass of bullet 0.01 into negative acceleration जो ब्लॉक लगाता है बुलेट पे 100, ये यहाँ से ऐसे आएगा, माइनस 50 न्यूटन की फोर्स वुडन ब्लॉक लगाएगा बुलेट के ऊपर। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है मेरे से सिर्फ, सो दैट मीन्स 50 न्यूटन की फोर्स लगेगी। माइनस मुझे ये बता रहा है कि ये 50 न्यूटन उस डायरेक्शन में लग रही है जो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन के ऑपोजिट है, और मैं पॉजिटिव इसको मान रहा हूं तो नेगेटिव इधर को, तो इधर को फोर्स लगी। तो एक तो आंसर ये आ गया। एस निकालना है अब, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 इज इक्वल टू यू कितना है 150 स्क्वायर प्लस 2 इंटू नेगेटिव एक्सेलरेशन कितनी है मेरे पास, माइनस 5000 इंटू एस, तो 2 इंटू 5000 इंटू एस इज इक्वल टू 150 इंटू 150। यहाँ से एस आ जाएगा आपका 150 इंटू 150 अपॉन 2 इंटू 5000, 0 0 0 0, 5 3 जा 5 10 जा 2 7.5 जा 22.5 अपॉन 10, तो एस आ जाएगा 2.25 मीटर। तो 2.25 मीटर अंदर घुसने के बाद जो बुलेट है वो यहाँ पे आके रुक जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, 50 न्यूटन की, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जस्ट नोट इट डाउन। 15th क्वेश्चन देखते हैं आप। फिफ्टीन क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 collides with and sticks on a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है मास 5 kg का, तो m इज इक्वल टू 5 kg, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और वो कोलाइड करता है कि वुडन ब्लॉक के साथ जो कि उसी स्ट्रेट लाइन में है,
इसका मास कितना है 5 kg, an object of mass 1 kg, an object of mass 1 kg traveling in straight line with velocity of 10 collides and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. उसके बाद क्या होता है, ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, तो 1 kg 5 kg, तो टोटल हो गया आपका ये 6 kg. ये एक कॉमन वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करते हैं, ये सिचुएशन है. और ये जो आपका ब्लॉक है ये इनिशियली क्या होता है आपका, ये रेस्ट पे है. ये सिचुएशन है. पूछ रहा है आपको बताना है टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. तो ये तो है बिफोर इम्पैक्ट और ये है आपका आफ्टर इम्पैक्ट. बिफोर इम्पैक्ट जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम, और वो होता है आपका m1 u1 प्लस m2 u2. यहाँ पे ये m1 ये है, m2 ये है, ये u1 है और u2 यहाँ पे 0 है क्योंकि रेस्ट पे है. तो m1 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0, तो 10 kg मीटर पर सेकेंड. फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड ओनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्योंकि बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो जो इनिशियल होगा वही आपका फाइनल होगा. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया कि जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट 10 kg मीटर पर सेकेंड और जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट भी 10 kg मीटर पर सेकेंड है. नाउ आफ्टर द इम्पैक्ट जो फाइनल मोमेंटम है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू वी भी तो लिख सकता हूँ. सो दैट मीन्स 6 इंटू वी किसके इक्वल है 10 के, तो v किसके इक्वल हो गया 10/6 के. 2 5 10, 2 3 6, 5/3. सो दिस इज 3 1 3, 3 6 18, 1.67 मीटर पर सेकेंड. तो एक तो आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है इस क्वेश्चन का. फाइन. सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है दैट वी हैव टू चेक. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate initial and final momentum of object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. तो यहाँ पे वैल्यूज लेट मी राइट. एक ऑब्जेक्ट है मास 100 kg का, उसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो गई. कितने टाइम में, 6 सेकेंड्स में. आपको इनिशियल मोमेंटम बताना है, आपको फाइनल मोमेंटम बताना है और आपको यह बताना है कि फोर्स कितनी लगाई गई इस ऑब्जेक्ट पे. सो जस्ट लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो इनिशियल मोमेंटम जो होता है दैट इज मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी 100 इंटू 5 एंड दिस विल बी 500 kg मीटर पर सेकेंड. फाइनल मोमेंटम होता है आपका मास इंटू फाइनल वेलोसिटी 100 इंटू 8, 800 kg मीटर पर सेकेंड. अब डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, 800 माइनस 500 इज इक्वल टू
300 kg मीटर पर सेकेंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उससे हमें ये पता है कि जो फोर्स लगाई जाती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। मोमेंटम में चेंज 300 का, टाइम कितना लिया 6, तो 50, तो फोर्स एक्सर्टेड इज 50 न्यूटन। तो वन आंसर इज दिस, एक है और एक ये है। तो वही एक्सप्रेशंस है, वही फॉर्मूलाज हैं और उन्हीं को आपको यूज करके आंसर इसमें निकालने हैं। फाइन, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 17th क्वेश्चन। अब 17th क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जिसको तीन लोग अपने अपने वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बोल रहा है, अख्तर, किरण और राहुल 3 पर्सन्स हैं जो कि एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं बहुत हाई वेलोसिटी से एक एक्सप्रेस वे पे, और एकदम से एक इंसेक्ट आता है और उनकी विंडशील्ड पे टकरा जाता है। और होता क्या है कि अख्तर अब ये बोलता है, अख्तर और किरण ने सोचना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला, किरण ने ये बोला कि इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट्स लिखता जाता हूँ, उसको डिस्कस करेंगे किसकी सही है किसकी गलत। किरण ने क्या बोला? किरण ने ये बोला कि इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन momentum as compared to change in momentum of car, because change in velocity of insect was much more than the of motor car. Because change in velocity of insect was much more than that of car. चलो, किरण ने तो ये बोला, अख्तर ने क्या बोला? Since motor car was moving with, since car was moving with higher velocity, या larger velocity, एक ही बात है, it exerted larger force on insect. It exerted larger force on insect and insect died. इसलिए इंसेक्ट की डेथ हो गई, ये अख्तर ने बोला। और राहुल ने क्या बोला? राहुल ने बोला बोथ कार एंड इंसेक्ट experienced same force and change in their momentum. तो आपको सिचुएशन आई समझ में? सिचुएशन बेटा ये है कि एक कार चल रही थी बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर और एकदम से सामने से इंसेक्ट आया, विंड स्क्रीन पे टकराया और उसकी डेथ हो गई। अब हुआ क्या कि तीनों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दिया, मुझे बताना है किसकी करेक्ट है किसकी रॉन्ग है। पहले किरण की बात करते हैं। किरण ने क्या बोला? किरण ने बोला कि इंसेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज आया वो ज्यादा आया एज कंपेयर्ड टू जो मोमेंटम में चेंज आया कार के। इसका रीजन उसने क्या दिया कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ कार। अब ध्यान से समझो, जब कार ऐसे जा रही है इधर को और एक इंसेक्ट आके यहां पे ऐसे टकरा के मर जाता है,
तो होता क्या है बेटा, इस सिचुएशन में इंसेक्ट और कार मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। अब इंसेक्ट प्लस कार ये एक सिस्टम है, और सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पर जितना मोमेंटम में चेंज कार के आएगा उतना ही मोमेंटम में चेंज किसके आएगा, इंसेक्ट के। तो जो चेंज इन मोमेंटम है ना डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी जो है वो सेम है फॉर बोथ कार एंड इंसेक्ट, बट मास ऑफ इंसेक्ट जो है वो बहुत कम है मास ऑफ कार से, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ कार, या चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विल बी ग्रेटर देन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। यहां पे किरण ने यही चीज बोली है, किरण ने दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। किरण ने बोला इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार, जबकि ये गलत है। मोमेंटम में जो चेंज आया वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स में सेम आया। मोमेंटम में जो चेंज आया वो कार और इंसेक्ट दोनों के सेम आया चेंज, और जो वेलोसिटी में चेंज आया वो इंसेक्ट का मच मोर है कार से। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, पर इसका रीजन ये है कि मास ऑफ इंसेक्ट बहुत कम है मास ऑफ कार से, और मुझे अगर mv का प्रोडक्ट सेम रखना है और मेरा m अगर छोटा है तो v बड़ा होगा, यही है ना। डेल्टा p विल बी m इंटू डेल्टा v। अब m तो चलो कांस्टेंट है, तो अगर मुझे डेल्टा p बड़ा चाहिए तो डेल्टा v भी बड़ा आएगा। अब अगर मेरा m छोटा होगा तो डेल्टा v को बड़ा होना पड़ेगा। तो कहना मैं यही चाहता हूं कि जब इंसेक्ट कार से टकराएगा तो दोनों के मोमेंटम में सेम चेंज आएगा, पर क्योंकि इंसेक्ट का मास बहुत छोटा है इसलिए उसकी वेलोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाएगा, इसलिए उसकी डेथ हुई। तो ये जो स्टेटमेंट दिया ना किरण ने, ये गलत है, क्योंकि उसने ये बोल दिया कि मोमेंटम में चेंज इंसेक्ट का ज़्यादा है, जबकि दोनों में मोमेंटम का चेंज सेम है। नीचे, सिंस कार वॉज मूविंग विद हायर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड लार्जर फोर्स ऑन इंसेक्ट एंड इंसेक्ट डाइड। नो, कार और इंसेक्ट दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाई, पर क्योंकि इंसेक्ट का मास बहुत ही छोटा था इसलिए उस फोर्स का इंपैक्ट बहुत ज्यादा आया उसके ऊपर। अगर आप ऐसे स्लैप लगाओ, ऐसे मारो, मतलब ऐसे अगर मारो अपने फेस पे और ऐसे ही आप मारो किसी मक्खी के ऊपर सेम फोर्स, तो उसमें एक मक्खी की डेथ हो जाएगी। पर आपको क्या होगा, आपने तो हल्का सा ऐसे लगाया अपने ऊपर, क्योंकि मेरा मास बहुत ज्यादा है। बात आ रही समझ, ही बोल रहा हूं मैं। तो फोर्स तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम लगाते हैं, बट जो इंपैक्ट इंसेक्ट के ऊपर आता है वो बहुत ज्यादा आता है क्योंकि उसका मास बहुत कम है, तो डेथ इसलिए होती है उसकी। फिर राहुल ने बोला दोनों सेम फोर्स एक्सर्ट करते हैं और सेम चेंज इन मोमेंटम आता है। बिल्कुल सही, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज ऑन ईच अदर, और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। सेम टाइम के लिए कोलाइड किए, फोर्स वो एक दूसरे पे सेम लगा रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम भी दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो सिर्फ यहां पर राहुल की जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, बाकी तीनों हैं रॉन्ग। थोड़ा सोचो इसके बारे में तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी इसके बारे में मिलेगी। फाइन, सो थर्ड जो राहुल ने दी है स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एटीन्थ क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? डम्बेल, डम्बल होते हैं ना ऐसे, जैसे वो जिम वगैरह में लगाते हैं, तो ये फ्लोर पे गिरा है ऐसे,
कितनी हाइट से, 80 सेंटीमीटर की हाइट से फ्लोर पे गिरा, और एक्सेलरेशन कितनी थी इसके पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 केजी इसका मास है। तो मोमेंटम कितना ये ट्रांसफर करेगा फ्लोर को, इसका मीनिंग पता क्या हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू फ्लोर। अब आप कोई चीज ट्रांसफर कब करते हो, जब आपके पास वो होती है, जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तभी मैं किसी को ट्रांसफर करूंगा। दैट मीन्स ये डंबल गिरते 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 यहां तक कुछ मोमेंटम एक्वायर करता है, और यहां गिरते ही वो रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। तो जो उसने एक्वायर किया था मोमेंटम, वो उसने किसको दे दिया, फ्लोर को। इज द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय dumbbell when it hits the floor। तो जैसे ये डम्बेल यहां पे आके हिट करेगा तो उसके पास कितना मोमेंटम होगा, मोमेंटम अक्वायर्ड बाय डम्बेल। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये वाली वो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी वो यहां तक एक्वायर कर लेगा। और ये मैं निकालूं कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि वो फॉल कर रहा है ऊपर से तो 0, v u 0 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 10, और टाइम कितना है t, तो हम ये वाली नहीं लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली लगा लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू s कितना है 80 अपॉन 100, 80 सेंटीमीटर है, मीटर में कर लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो v आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कितना एक्वायर हुआ, 10 इंटू 4, 40 केजी मीटर पर सेकेंड डंबल ने मोमेंटम एक्वायर किया यहां तक पहुंचते पहुंचते, और जैसे ही गिरा इतना ही उसने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर। तो आंसर इज 40 केजी मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन करो इसको। चलो अब इसके बाद आपके 18 क्वेश्चंस होने के बाद ना एडिशनल एक्सरसाइज दे रखी है पीछे, उसके भी 4 क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, देन योर चैप्टर इज कंप्लीट। एडिशनल एक्सरसाइज में A1 क्वेश्चन है आपका, उसमें वो बोल रहा है कि डिस्टेंस और टाइम का टेबल दे रखा है आपको। पहले मैं टेबल लिख दूं यहां पे, टाइम है मेरे पास इन सेकेंड्स और डिस्टेंस है मेरे पास इन मीटर्स। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 8, 0 1 8, 27 64, 27 64, 125, 216, 343। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है मेरे से, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो। फिर वो बोल रहा है कि फोर्सेस के बारे में क्या बता सकते हो आप। तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, मुझे चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो यहाँ पे अब मुझे पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एट t इज इक्वल टू 0, s कितना होगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इसको s1 मान लेते हैं। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना होगा, s2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू 1 स्क्वायर, और S2 कितना ट्रेवल किया होगा उसने उस टाइम तक, 1 सेकेंड में, दैट विल बी 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू a। तो a कितना आ गया यहां से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेक करो, तो यहां पे हमने कैसे किया इसको, जब टाइम 0 था तो उस टाइम तो उसका डिस्टेंस 0 था, जब 1 सेकेंड हुआ टाइम तो उसका डिस्टेंस था 1, तो कितनी एक्सेलरेशन आई होगी उसके पास, दैट विल बी 2।
मतलब यहां से यहां तक उसके बाद एक्सेलरेशन कितनी है 2। अब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स की बात करते हैं, s3 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वेयर, दैट इज t है आपका 2, दैट इज इक्वल टू उसका स्क्वेयर। तो s3 कितना है मेरा 8 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब मैं 0 से 1 सेकेंड की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब मैं 1 से 2 सेकेंड की तरफ जा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और एक्सेलरेशन यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे अगर मैं t को 3 सेकेंड्स पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा s4 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, s4 विल बी मेरा 27 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 3 27, सो 27 इज इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू 9 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि जैसे मैं 0 से 1 सेकेंड की तरफ बढ़ा तो कितनी एक्सेलरेशन से बढ़ा 2 से, फिर 1 से 2 की तरफ जब मैं गया तो एक्सेलरेशन हो गई 4, फिर जब 2 से 3 की तरफ गया तो एक्सेलरेशन हो गई 6। तो एक्सेलरेशन जो मेरी है दैट इज इंक्रीजिंग। तो बेटा अगर मेरी एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कैसे? क्योंकि फोर्स होती है आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो कांस्टेंट है और ये आपका इंक्रीजिंग है, तो अगर ये इंक्रीजिंग है आपका तो फोर्स भी आपकी क्या होगी इस केस में, दैट विल बी इंक्रीजिंग। इतनी बात आई समझ में? चलो अब करेंगे हम A2 क्वेश्चन, और उसको रीड करने से पहले लेट मी जस्ट रिमूव सो A2 क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, देखते हैं उसमें क्या गिवन है। 2 persons manage to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? Assume all persons push the motor car with the same muscular effort. तो A2 देखो, एक कार खड़ी है यहाँ पे सरफेस पे, लाइक दिस, और यहां से हमें पुश करना है इसको। तो यहां पे जब 2 लोग मिलकर पुश करते हैं तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। समझ में आई बात? अब अगर एक तीसरा पर्सन आ जाए फोर्स लगाने, तब ये कितनी एक्सेलरेशन से चलती है, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? और इसका मास कितना है, दैट इज 1200 kg। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसने एक्सेलरेट करना कब स्टार्ट किया, जब तीसरा पर्सन आया। मान लो फोर्स अप्लाइड बाय थर्ड पर्सन, applied by third person is equal to F, और इस F की वजह से ये 0.2 की एक्सेलरेशन आई कितने मास में, 1200 में। तो F इज इक्वल टू 1200 इंटू 0.2, ये 10 ऐसे जाएगा तो 240 न्यूटन। समझ में आ रही है बात? सो F इज इक्वल टू 240 लगाने पर ये वाली जो कार है 0.2 से एक्सेलरेट करेगी, और उसी टाइम पर ये पूछ रहे हैं आपसे विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, और तीनों के तीनों
सेम मस्कुलर एफर्ट लगा रहे हैं, तो इस केस में क्या केस बनेगा, ईच पर्सन इज अप्लाइंग सेम फोर्स ऑफ 240 न्यूटन। तो ये आ गया समझ में। तो थर्ड फोर्स की वजह से 0.2 की एक्सेलरेशन आई 1200 मास में, तो थर्ड ने कितनी लगाई 240। अब क्योंकि तीनों सेम लगा रहे हैं इसलिए फोर्स अप्लाइड बाय ईच पर्सन इज 240 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं A3। अ हैमर ऑफ मास 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स का हैमर है, मूविंग एट 50 स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड्स, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। अब हुआ क्या, मेरे पास एक हैमर है, समथिंग लाइक दिस, और यहां पे एक नेल है किसी बॉक्स में। अब इसको हमने ऐसे मारना है, इसका मास कितना है, हैमर का मास 500 ग्राम्स, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल। अब जब ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, तो ये इसका u है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हैमर की, v 0, और कितने टाइम में वो ये हुआ 0.01 सेकेंड्स में उसकी जो वेलोसिटी थी उसने 50 से उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो नेल ने हैमर पे कितनी फोर्स लगाई होगी, तो देखो नेल ने हैमर पे जो फोर्स लगाई है ऐसे लगाई होगी, फोर्स ऑन हैमर अपवर्ड डायरेक्शन में लगी होगी, और वो कितनी होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मुझे पता है 500 ग्राम्स है, तो फोर्स ऑन हैमर, जो हैमर पे फोर्स लगी दैट इज इक्वल टू मास 0.5 kg इनटू एक्सेलरेशन। और ये एक्चुअली क्या है, यू कैन से रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन किसकी, हैमर की, किसकी वजह से, नेल के ऊपर स्ट्राइक करने की वजह से। अब मुझे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी हैमर की 0 हो जाएगी जैसे ही वो उससे टकराएगा, और टकराने से पहले 50 थी, प्लस a, और एक काम कितने में हुआ 0.1 सेकेंड्स में, तो -50 अपॉन 0.01 इज इक्वल टू a आ जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स जो हैमर पे लगेगी वो कितनी है, 0.5 इंटू -5000, हाफ करना है तो -2500 न्यूटन की फोर्स। तो ये आप बोल सकते हो 2500 न्यूटन की फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए जो हैमर है वो रुक जाएगा। ओके, तो बेटा ये वाला जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया आपको A2, इसको एक और वे में आप सोच सकते हो करने की, जैसे कि जब इस कार के ऊपर जब दो लोग फोर्स लगा रहे हैं F और F, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी थे इसलिए चल रही है क्योंकि फ्रिक्शन एग्जैक्टली बैलेंस कर रही है, और फ्रिक्शन भी कितनी लग रही है, 2F लग रही है। तो अगर मैं अब तीसरा पर्सन भी ले आऊंगा जो F फोर्स लगाएगा, तो 3F बाहर से लग रही है फोर्स, और ये फ्रिक्शन मैक्सिमम थी इतनी लगेगी, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है कार पे, F, और ये जो F है 1200 को एक्सेलरेट कर रही है 0.2 से, तो यहाँ से भी 240 न्यूटन आ जाएगा आपका। तो दिस इज अदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। फाइन, तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन A4। तो यहाँ पे मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम। So this is the last numerical of this chapter now. Question है, a motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by an unbalanced external force. Calculate acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of force required. तो यहाँ पे हम values put on कर देते हैं। मास कितना है 1200 kg मोटर कार का, इनिशियली वो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है,
दैट मीन्स 90 इंटू 5/18, 25 मीटर पर सेकेंड। 18 5 से 90 होता है ना। और फाइनल वेलोसिटी जो है कितनी कर दी आपने स्लो करके उसको, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 इंटू 5/18 दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हुआ है सारा काम? 4 सेकेंड्स में। वो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ, चेंज इन मोमेंटम बताओ और फोर्स एक्सर्टेड बताओ। ये क्वेश्चन है आपका, तो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी कर लिए हमने ऐसे क्वेश्चंस, तो दिस कैन ऑल्सो बी डन। सो अब यहाँ पे देखते हैं, अब मेरे पास एम यू है, वी है और टी है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकते हैं। फाइनली कितनी कर दी थी आपने? 5। इनिशियली कितनी थी? 25। कितने टाइम में? 4। -20 इज इक्वल टू 4a, तो a कितना हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन लग रही है उसके ऊपर, तो यहाँ से फोर्स भी आ जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन 1200 इंटू -5, तो फोर्स विल बी -6000 न्यूटन। और दूसरी बात, डेल्टा पी निकालना है मुझे, वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट मीन्स m इंटू वी माइनस एम इंटू यू। तो 1200 इंटू वी माइनस यू, 1200 इंटू वी कितना है मेरा? 5, यू कितना है? 25, तो 1200 इंटू -20, तो -24,000 kg मीटर पर सेकेंड, ये आएगा डेल्टा पी। तो तीन चीजें आपको निकालनी थी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। फाइन। So this is all about your numericals on this chapter force and laws of motion. See, I have tried and I always try to explain you all the things in a सरल way. So I have tried in this exercise also कि आपको हर एक स्टेप बहुत easily ध्यान से अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपका काम है इन क्वेश्चंस को बार बार करो, रिवाइज करो। कोई भी डाउट है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फाइन। So I will meet you in the next video. Till then, keep revising. Thank you.